गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। तो मैं आपकी माधवी मैम लॉकडाउन ई पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री से चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त। ये मुगल दरबार जो आपको 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच पढ़ना है। सबसे पहले मैंने नाम लिया इतिवृत्त का। इतिवृत्त क्या होता है? इतिवृत्त को इंग्लिश में क्रॉनिकल्स भी कहते हैं। मुगल बादशाहों ने दरबारी इतिहासकारों को मुगल शासन की घटनाओं के लेखा जोखा के विवरण को इतिवृत्त कहते हैं। ठीक है। मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को जनता के शासन के योग्य मानते थे। वैसा उनको लगता था कि जनता पर सबसे अच्छा शासन उन्हीं का हो सकता है। इसलिए उन्होंने राजवंशीय प्रचार प्रसार के लिए राजवंशीय इतिहास लिखवाया। दरबारी इतिहासकारों ने यह कार्य किया जिसमें उन्होंने जीत, युद्ध, शासन व्यवस्था, टैक्स व्यवस्था, नियम कानून और निर्माण के बारे में सब कुछ लिखा जो भी उस समय मुगल दरबार में हो रहा था। अंग्रेजी में लिखने वाले इतिहासकारों ने इसे इतिवृत्त या इतिहास का नाम दिया। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी दे देती हूँ। मुगल शासक जो थे, इन्होंने 1526 से लेकर 1857 तक भारत पर अपना शासन स्थापित किया था। प्रथम मुगल शासक, आपको पता ही होगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। उसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। यह तुर्क अफगानी था। सबसे पहले 1526 ईस्वी में इसने भारत पर हमला किया था। ठीक है। इसीलिए इसे मुगल वंश का संस्थापक कहते हैं। इसके बाद हुमायूं 1555 से 1556, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1628 से 1658 और सबसे आखिरी औरंगजेब 1658 से 1707। इसके बाद जितने भी औरंगजेब के जो वंशज आए थे, तारा, शिको, ये सब बहुत कमजोर उत्तराधिकारी साबित हुए और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ओके। अब आपको थोड़ा सा ये जानना है कि मुगल शब्द जो है वो मंगोल से उत्पन्न हुआ है। शासक अपने आप को तैमूरी कहते थे। बाबर जो था, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, वो पिता के पक्ष से तुर्की था, यानी तिमूर का वंशज था, और माता के पक्ष से चंगेज खान का। ये आपको थोड़ा सा मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। बच्चों, इसमें विश्व मानचित्र पर आपको ये दिखाया गया है कि मुगलों का किन किन देशों से आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक संबंध थे। इसमें रेड कलर की मार्किंग से मैंने उस पर पॉइंट आउट किया है। ये आप अच्छी तरह से इसमें देख सकते हैं कि विश्व मानचित्र पर वे किन किन देशों से अपना संबंध रखते थे। ओके। अब इसके आगे हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि राजधानी जो थी वो मुगलों ने कहाँ स्थापित की थी। सबसे पहले आगरा 1526 से लेकर 1571 तक वहां उसकी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। इसके बाद फतेहपुर सिकरी 1571 से 1585, फिर वहां से स्थानांतरित करके लाहौर 1585 से 1598। इसके बाद वापस फिर से आगरा को अपनी राजधानी बनाई, वह 1558 से 1648 तक। और सबसे आखिरी शाहजहानाबाद, यानी जो अभी आपका दिल्ली है, वो 1648 से 1857 तक। इसके बाद इतिवृत्तों की रचना, इसके बारे में आपको, जैसा कि आपके लेसन में दिया हुआ है कि इतिवृत्त क्या है मुगल साम्राज्य का, उसके बारे में मैं आगे बढ़ती हूँ। इतिवृत्त साम्राज्य और दरबार के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है। इसका उद्देश्य यह था कि जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया उनका असफल होना तय था। यह भी इसी इतिवृत्त के माध्यम से पता चलता था। भावी पीढ़ी के लिए भी यह शासन का विवरण देना इसका मुख्य कार्य था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इतिवृत्त जो थे वो उनका क्या महत्वपूर्ण कार्य था, वो भी इस टॉपिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी होती थी, उनके लिए शासन का विवरण देते थे।
लेखक दरबारी होते थे और इतिवृत्त शासक के अनुसार ही लिखे जाते थे, यानी कि जिस शासक के समय में जिस तरह की चीजों को लेखा जोखा जो उनका रखा गया वो उसी शासक के हिसाब से लिखे जाते थे। अब हम जब अपने लेसन में आगे बढ़ते हैं तो इतिवृत्त जो है वो शाही परिवार, दरबार, अभिजात वर्ग, प्रशासनिक व्यवस्था आदि सभी के बारे में उसमें बताए जाते थे। इसमें इतिवृत्त में आपका इतिवृत्त का मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रही हूँ, वो आप समझेंगे। अकबर नामा, आलमगीर नामा और शाहजहां नामा, ये तीनों जो इतिहास लिखा गया है ये इतिवृत्त का ही एक उदाहरण है। ये जो बुक्स हैं ये उसी के उदाहरण है। ठीक है। साम्राज्य और दरबार का इतिहास एक ही जैसा लिखा जाता था। जो साम्राज्य का इतिहास होता था उसी को दरबार के इतिहास के हिसाब से भी रूप में भी लिखा जाता था। ठीक है। लेसन में आगे बढ़ने से आपका एक टॉपिक है कि तुर्की से फारस की ओर। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बाबर तुर्क अफगानी थे और वे लोग तुर्क भाषा को ही अपना मुख्य भाषा समझते थे, लेकिन धीरे धीरे वो फारसी भाषा की ओर बढ़ने लगे। इसे हम कैसे समझेंगे? मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में ही लिखे गए थे। जितने भी इतिहास लिखे गए वो फारसी भाषा में लिखे गए। दिल्ली के सुल्तानों के समय हिंदवी फारसी भाषा खूब फली फूली थी, उन्हें बहुत मौका दिया गया बढ़ने का। बाबर ने जो अपनी कविताएं लिखी थी उसका भी संस्करण तुर्की भाषा में ही किया था, लेकिन अकबर ने फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बना दी। फारसी को दरबार में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। ठीक है। इसमें फारसी और हिंदवी ये दो भाषा मिलकर मतलब इन्हीं के दोनों का मिला जुला एक ग्रुप, एक नया भाषा जो था वो था कौन सा? उर्दू। ठीक है। अब हम जब लेसन में आगे बढ़ते हैं तो आपको जानना है कि पांडुलिपियों की रचना। पांडुलिपि क्या होता है? तो पांडुलिपि हाथ से लिखे किसी व्यक्ति के द्वारा हाथों से लिखा हुआ दस्तावेज होता है, जिसको यांत्रिक विधि से या किसी औषधि से उसे बहुत संभाल कर उन दस्तावेजों को रखा जाता है। ठीक है। तो पांडुलिपियों की रचना कई तरह से होते थे और इसमें कई तरह के लोग भी शामिल होते थे। कौन कौन से लोग होते थे? पांडुलिपियों के पन्ने को तैयार करने वाले। ठीक है। दूसरे सुलेखन, नकल करने वाले। सुलेखन का अर्थ होता है जो बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर लिखते हैं उसे सुलेखन कहते हैं। कोफ्तगार का मतलब होता है जो पृष्ठों को चमकाते हैं। उन पृष्ठों को जो उसमें लिखा जाता है उसे चमकाया जाता है। चित्रकार जो चित्र बनाते हैं उसमें, और जिल्दसाज जो उसको कवर अप करते हैं उस बुक को। अकबर को नस्तलीक शैली पसंद थी। ये एक प्रकार की शैली थी, नस्तलीक लिखने की शैली थी जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। इसलिए अपने सारे दस्तावेजों को, अपने सारे इतिवृत्तों को उसने इसी नस्तलीक शैली विधि से लिखवाया था। अब आगे आपको पढ़ना है रंगीन चित्र। किसी घटना को विवरण देने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों आपको पता होगा कि जब मैं आपसे कहती हूँ कि सेब, लेकिन जब मैं आपको उसका पिक्चर दिखाती हूँ तो आप बहुत जल्दी उसको रिलेट कर पाते हो। तो जब भी किसी चीज को हमको देखना जानना होता है, अच्छे से समझना होता है, तो उसके चित्रों को देखने से हमें बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आता है किसी चीज को। तो किसी घटना को समझने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता था। सुलेखन लिखने के साथ खाली जगह छोड़ देते थे। सुलेखन जो कि पांडुलिपियों को लिखते थे, वे जहाँ पर घटनाएं होती थी उसको लिखने के बाद कुछ जगह उसमें छोड़ दिया जाता था, जिससे चित्रकार उसमें चित्र बना सके। और इससे क्या होता था कि पांडुलिपियों का जो सौंदर्य था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। जब हम कोई बुक्स देखते हैं उसमें केवल लिखावट हो तो हम पढ़ते पढ़ते उसको थोड़ा सा बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन अगर उसमें बहुत सारे पिक्चर्स डाले हुए हों तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है। तो बच्चों अभी इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे मैं इसका अगला भाग भी जल्दी ही आपको भेजूंगी, सेंड करूंगी, ताकि आप उस लेसन को पूरी अच्छी तरह से समझ लें। और आखिरी पार्ट में मैं आपको इसका एक होमवर्क भी दूंगी।